पिछली Yes, क्लास में हमने शुरू किया था प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा। प्लेटो के पूरे चिंतन का उद्देश्य, जैसा आपने देखा, एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना था जो दार्शनिक राजाओं के द्वारा शासित किया जाएगा। दार्शनिक राजा मतलब सद्गुण युक्त राजा, विवेक गुण से संपन्न राजा, जिसको आज हम चरित्रनिष्ठता का नाम देते हैं। वो चरित्रनिष्ठ शासक है प्लेटो का आदर्श शासक, आदर्श राजा, दार्शनिक राजा, जिसको उसने कहा है। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य का स्वरूप खींचा है, आदर्श राज्य का खाका खींचा है, जिसमें उसने बताया है कि आदर्श राज्य क्या है, कैसे बनेगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी और इसके निर्माण का क्रम क्या होगा। तो इस राज्य की विशेषता क्या होगी कि ये दार्शनिक राजाओं द्वारा शासित होगा। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि ऐसा राज्य न्याय पर आधारित राज्य होगा। यानी प्लेटो के समय में जो राज्य थे उनमें न्याय नहीं था। आपने देखा कि कैसे उसके गुरु सुकरात को दंडित किया गया सिर्फ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण। तो प्लेटो ये चाहता था कि राज्य ऐसा बने जिसमें सबको न्याय मिल सके, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी न्याय। हालांकि ये बात और है कि न्याय का उसका कंसेप्ट आधुनिक न्याय की धारणा से बिल्कुल अलग है। उसके लिए न्याय का संबंध किसी कानूनी व्यवस्था से नहीं है, किसी अधिकार से नहीं है, बल्कि सिंपल सा मतलब है कर्तव्य परायणता। यानी न्याय समाज में तब स्थापित होता है जब हर व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा करता है, हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार समाज में अपना योगदान देता है, तब जाकर न्याय की प्राप्ति होती है। उसके न्याय सिद्धांत पर हम अलग से आगे डिस्कशन करेंगे, विस्तार में जानेंगे कि न्याय के कौन से रूप हैं, किस रूप में उसने न्याय को व्याख्यायित किया। अभी आदर्श राज्य की विशेषता के रूप में जब हम न्याय को देखते हैं तो प्लेटो ये मानता है कि आदर्श राज्य का सर्वोच्च सद्गुण क्या है कि ये न्याय पर आधारित होता है। इसी विशेषता वो मानता है कि आदर्श राज्य में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आदर्श राज्य का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, दार्शनिक राजाओं का शासन होगा, लेकिन ये कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए दो तरह के साधन की बात करता है प्लेटो। पहला साधन है शिक्षा, जिसको वो सकारात्मक साधन के रूप में लेता है। यानी राज्य न्याय पर आधारित हो, दार्शनिक राजाओं के द्वारा शासन किया जाए। इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसके लिए कहता है वो कि इसके लिए शिक्षा को अपना रोल प्ले करना होगा, शिक्षा व्यवस्था को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। यानी राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आदर्श शासकों का निर्माण हो सके, दार्शनिक शासकों का निर्माण हो सके और साथ ही कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का निर्माण हो सके। इसके लिए शिक्षा की वो व्यापक योजना देता है। इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार में। वो प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है, शिक्षा के विभिन्न विषयों की बात करता है, परीक्षा की बात करता है, कैसे प्रारंभिक शिक्षा होगी, कैसे हायर एजुकेशन दी जाएगी,
इन सब पर विस्तार से वो चर्चा करता है। लेकिन उसकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भी क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो शिक्षा को वो एक साधन के रूप में प्रयुक्त करता है आदर्श राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब शिक्षा तो एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी, लेकिन दार्शनिक शासकों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है प्लेटो के चिंतन में, और उस जटिल प्रक्रिया का वो साम्यवाद की योजना भी प्रेजेंट करता है। साम्यवाद की योजना क्या है? ये भी एक पृथक विचार का विषय है। आजकल हम साम्यवाद को जिस अर्थ में लेते हैं, प्लेटो ने उस अर्थ में बिल्कुल भी नहीं लिया है। आजकल साम्यवाद को, आपने मार्क्सवादी चिंतन पढ़ा होगा कि मार्क्स ने साम्यवाद की व्याख्या किस रूप में की। मुख्य रूप से समाजवाद और साम्यवाद आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, यानी ऐसा समाज जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच की खाई ना हो, सब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और कार्य के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करें, आर्थिक विषमता कम से कम, ऐसा आज के साम्यवाद में माना जाता है, यानी आधुनिक साम्यवाद। लेकिन प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आर्थिक साम्यवाद नहीं है। उसका मकसद आर्थिक भेदभाव खत्म करना नहीं है, आर्थिक न्याय की उपलब्धि करना नहीं है। उसका मकसद राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करना है, आदर्श दार्शनिक राजाओं का निर्माण करना है। साम्यवाद की योजना के अंतर्गत वो क्या कहता है कि दार्शनिक शासक कैसे बनेंगे, कैसे विवेकी शासक बनेंगे, कैसे चरित्रवान निष्ठावान शासक बनेंगे, जो न्याय के लिए कार्य करें, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए वो सिंपल सा सजेशन देता है कि अगर शासक अपनी निजी संपत्ति का त्याग कर दें, अपने निजी परिवार का त्याग कर दें, तो ही वो दार्शनिक शासक बन सकते हैं, विवेकी शासक बन सकते हैं। तो साम्यवाद की योजना को उसने अपने आदर्श राज्य का आधार बनाया और एक निगेटिव साधन के रूप में पेश किया उसे। निगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें मनाही की गई है। किस बात की मनाही? किसके लिए मनाही? शासकों के लिए मनाही की गई है। किस बात की? कि वो अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं रखेंगे, वो अपना कोई निजी परिवार नहीं रखेंगे। हालांकि इस योजना में भी बहुत सारी खामियां हैं जिनको हम आगे देखेंगे। आलोचकों ने बहुत ज़्यादा उंगली उठाई है प्लेटो के इस धारणा पर, इस विचार पर। लेकिन जहाँ तक आदर्श राज्य की प्लेटो की कल्पना है, उसको साकार करने के लिए वो इस योजना को लागू करने पर बल देता है। अब प्रश्न उठता है कि उसके आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है? पहले ही आप देख चुके हैं कि प्लेटो पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने व्यवस्थित ढंग से राज्य के विषय में विचार किया है। राज्य आदर्श कैसे बने, राज्य का उद्देश्य क्या हो, और किस तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति राज्य के अंतर्गत शासकों के द्वारा की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा उसके द्वारा अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, स्टेट्समैन में और द लॉज में। तो जहां तक उद्देश्य की बात है, प्लेटो कहता है कि सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को नैतिक जीवन उपलब्ध कराना राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नैतिक जीवन का मतलब क्या है? नैतिक जीवन से तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति उसके अंदर जो निहित गुण है, उन गुणों का पूरा विकास कर सके, नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जी सके। आजकल राज्य का उद्देश्य क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि राज्य को अपनी
अपनी जनता को भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए, माना जाता है। लेकिन प्लेटो ये कहता है, अरस्तु भी ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य सिर्फ अपने नागरिकों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनका चारित्रिक उत्थान भी करना है। कैसे वो एक नैतिक नागरिक बन सके, चरित्र निष्ठा के साथ जीवन जी सके, अपने गुणों का डेवलपमेंट कर सके, दूसरों के गुणों को भी प्रोत्साहित कर सके, राज्य को ये भी देखना चाहिए। अल्टीमेट एम राज्य का यही है। तो राज्य का उद्देश्य, आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या होगा, प्लेटो ने इस रूप में व्याख्या की। अब ये आदर्श राज्य बनेगा कैसे, इसका विकास क्रम क्या होगा। अचानक से तो आदर्श राज्य की स्थापना हो नहीं जाएगी। इस विषय में भी प्लेटो ने डिस्कस किया है रिपब्लिक में। और आदर्श राज्य तक पहुंचने से पहले वो राज्य के 2 स्तरों की व्याख्या करता है। प्राथमिक रूप में राज्य जो हमें दिखाई देता है प्लेटो की दृष्टि में, वो शूकरों का नगर है, सिटी ऑफ पिग्स है। यानी राज्य अपने विकास क्रम की प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में था, प्लेटो ने कहा सिटी ऑफ पिग्स, यानी उस समय के राज्य में व्यक्ति का जीवन एक पशु के समान था। जैसे पशु अपना जीवन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अपने शरीर की जरूरतों को, अपनी एपिटाइट्स को पूरा करते हुए बिता देता है, वैसे ही उस अवस्था में लोग भी कैसा जीवन जीते थे कि किसी तरीके से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, शरीर की जरूरतें पूरी हो जाए, वो जीवित रह सके। खाना पीना सोना मैथुन, ये उस समय के व्यक्ति का ये क्रियाकलाप थे। तो ऐसे स्टेट को प्लेटो ने क्या कहा कि ये सिटी ऑफ पिग्स। अब ये सिटी ऑफ पिग्स धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, तो डेवलप होकर, विकसित होकर वो दूसरे स्तर में प्रवेश करता है, जिसको प्लेटो ने क्या कहा, ये लग्जरियस स्टेट है, विलास प्रिय राज्य। इस विलास प्रिय राज्य में क्या होता है, व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि वो अपने विलास के लिए, आराम के लिए, सुख सुविधा के लिए तमाम साधनों को जुटाता है और उन सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। वो अपने लिए अच्छी बिल्डिंग बनाता है, अच्छे फर्नीचर्स के साथ रहता है, अच्छे जो भी सुख सुविधा के साधन हैं उनको जुटाने की कोशिश करता है। ये विलास प्रिय राज्य। ये दोनों स्तर प्लेटो की दृष्टि में राज्य को पूर्णता प्रदान नहीं करते। राज्य को पूर्णता कहाँ मिलेगी, आदर्श राज्य में। आदर्श राज्य का कंसेप्ट क्या है, प्लेटो ने जैसा माना, आदर्श राज्य का शासन दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाए। ऐसे दार्शनिक शासक जो सद्गुणी होंगे, जो चरित्रवान होंगे, जिनमें चारित्रिक गुण हो। क्योंकि प्लेटो सोक्रेटिस की तरह मानता है कि वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। तो सद्गुण युक्त राजाओं के द्वारा ये आदर्श राज्य शासित होगा। और इस आदर्श राज्य का ये जो सर्वोच्च विशेषता, सर्वोच्च सद्गुण है राज्य का, आदर्श राज्य का, वो है न्याय की उपलब्धि। ऐसे राज्य में सबके साथ न्याय होगा, व्यक्ति के साथ भी, समाज के साथ भी। तो इस तरीके से प्लेटो ने आदर्श राज्य का एक चित्र प्रस्तुत किया।
ये राज्य उसकी कल्पना का राज्य है। और ऐसे आदर्श राज्य का चित्र उसने क्यों खींचा? क्योंकि अपने समय में प्राचीन यूनान में जो अराजकता और अव्यवस्था प्रचलित थी, उसके कारण राज्य का स्वरूप विकृत रूप में था। उस विकृत स्वरूप को उतार कर अच्छा रूप देने के लिए, कल्याणकारी रूप देने के लिए उसने आदर्श राज्य की कल्पना। अब आदर्श राज्य का विचार उसने दे तो दिया, लेकिन उसके आदर्श राज्य की बहुत ज्यादा आलोचना की गई। वो आदर्श राज्य इतना ज्यादा आदर्श है कि इस धरती पर संभव नहीं है, ऐसा आलोचकों के द्वारा माना गया। आलोचकों ने जब रिपब्लिक का अध्ययन किया, द लॉज का अध्ययन किया, तो ये पाया कि इसमें तो वो बातें कही गई हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आरएचएस क्रॉसमैन, कार्ल पॉपर, ये आलोचक रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य का विचार है, ये पूरी तरह स्वप्नलोकी। जैसे स्वप्न कभी सच नहीं होता अमूमन, वैसे ही प्लेटो का आदर्श राज्य भी व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस दार्शनिक शासक की बात वो करता है कि उसके द्वारा शासन किया जाएगा, उस दार्शनिक शासक को बनाना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आगे चलकर आप देखेंगे कि उसने शासक के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की है वो 50 वर्ष की उम्र तक की है, कि 50 वर्ष की उम्र तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके बाद भी उसको अपने परिवार से वंचित कर दिया जाएगा, उसके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। तो इतना सारा त्याग करके कोई शासक क्यों बनना चाहे? कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल दिखाई। हालांकि प्लेटो ने अपने जीवन काल में कोशिश की थी दार्शनिक राजा के निर्माण की। सिराक्यूज के नरेश को उसने आमंत्रित किया था अपनी एकेडमी में। प्लेटो ने एक एकेडमी स्थापित की थी, जिसको कि आजकल यूरोप के पहले विश्वविद्यालय के रूप में कुछ लोग बताते हैं। तो उस एकेडमी में सिराक्यूज के नरेश को बुलाकर ये चाहा था कि उसे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो दार्शनिक शासक बन सके, लेकिन वो खुद भी फेल हो गया था। वो दार्शनिक शासक का निर्माण नहीं कर सका। खुद उसने एडमिट किया अपनी आत्मकथा में, 7th लेटर में, कि उसकी आदर्श राज्य की धारणा, दार्शनिक राजाओं का शासन धरती पर संभव नहीं है, ये तो स्वर्ग में ही संभव है। स्वर्गीय राज्य बन जाता है आदर्श राज्य प्लेटो का। और शायद इसीलिए बाद में जब उसने द लॉज की रचना की, शिद्दत से महसूस किया। आलोचक ये भी कहते हैं कि दार्शनिक राजा अगर बन भी जाए, शासक बन भी जाए, तो प्लेटो के चिंतन में उनको इतना ज्यादा पावर दे दिया गया है कि उनके निरंकुश बनने की संभावना बढ़ जाती। बार्कर ने इसको कहा कि ये प्रबुद्ध निरंकुशता है। ऐसा शासक जो विवेकी होगा, जो चरित्रवान होगा, उसके हाथ में सत्ता होगी, तो वो निरंकुशता की ओर तो बढ़ेगा, लेकिन प्रबुद्ध ढंग से बढ़ेगा। तो निरंकुशता कैसी भी हो, वो उचित नहीं है। निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो सत्ता के विषय में आप जानते हैं, ये कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है। तो अगर दार्शनिक शासक के हाथ में पूरी सत्ता दे दी गई, तो उसके निरंकुश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां निरंकुशता होती है, जहां सत्ता निरंकुश हो जाती है, उस पर कोई बंधन नहीं होता, वहां पर
लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते, लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं। आलोचक ये भी कहते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की धारणा में शासक वर्ग को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि समाज के जो अन्य वर्ग हैं महत्व खास नहीं रहता। इस तरीके से प्लेटो का जो आदर्श राज्य का चित्र था, वो चित्र ही बनकर रह जाता है, वो हकीकत में नहीं आ पाता। प्लेटो ने एडमिट किया कि दार्शनिक राजाओं का शासन संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति, राजा भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति के रूप में उसके अंदर भी कमियां हैं, वो होंगी। शिक्षा के माध्यम से या साम्यवाद की योजना के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश प्लेटो के द्वारा की गई, लेकिन वो सारी कोशिश प्रैक्टिकल नहीं, व्यावहारिक नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर आकांक्षा होती है संपत्ति की, अपने परिवार की, और प्लेटो इस स्वाभाविक आकांक्षा से शासक को वंचित कर देता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। वृद्धावस्था में उसने लॉज की रचना की। लॉज भी उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। रिपब्लिक तो उसने शुरू में लिखी थी, लेकिन लॉज जब वो प्रौढ़ हो गया था तब उसकी रचना की थी, और उसमें उसने ये स्वीकार किया है कि अगर दार्शनिक राजाओं का शासन संभव न हो तो कानून पर आधारित शासन की स्थापना की जा सकती। इस कानून के शासन को प्लेटो ने उप आदर्श राज्य कहा। यानी आदर्श तो उसका वही है, दार्शनिक राजाओं का शासन, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कानून के शासन को अपनाया जाना चाहिए। प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है, उसने द लॉज से प्रेरणा ली और उसने व्यक्ति के शासन के स्थान पर कानून के शासन की हिमायत की, उसका पक्ष। तो आपने देखा प्लेटो की आदर्श राज्य की धारणा। अब इसी आदर्श राज्य के फ्रेमवर्क में वो अपने विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। आदर्श राज्य की रूपरेखा के अंतर्गत नाना सिद्धांत देता है। उन सिद्धांतों के विषय में अब हम अलग से देखेंगे। उसका सबसे पहला सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। न्याय शब्द से तो आप सब परिचित हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, प्लेटो की न्याय की धारणा आज की न्याय की धारणा के अनुरूप है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि न्याय का जो सिद्धांत दिया प्लेटो ने, वो उसकी रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी रिपब्लिक में जिस विषय पर सबसे गहन और गंभीर चर्चा की गई है वो न्याय है। वो न्याय जो उसके आदर्श राज्य का सद्गुण है, सर्वोच्च गुण है। आदर्श राज्य बिना न्याय के नहीं बन सकता। लेकिन न्याय क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्लेटो की न्याय की धारणा आज की न्याय की धारणा से बिल्कुल अलग है। आज हम न्याय किसको कहते हैं? सामान्य रूप में न्याय आप किसको कहेंगे? सिंपल सी बात है कि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हमारे अधिकार हमें उपलब्ध हो, यानी समाज में सभी को उनके अधिकार
उपलब्ध हो जाए, और अधिकार उपलब्ध न होने की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी पदाधिकारी हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित करता है जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। आज की न्याय की धारणा सीधे सीधे कानून से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित, जिसमें दंड का भाव है, नियम का भाव है, कानून का भाव है। लेकिन प्लेटो की न्याय की धारणा कानूनी नहीं है, उसमें कानून की कोई बात ही नहीं है, बल्कि वो नैतिक धारणा है। ग्रीक भाषा में डिकायोजनी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है नीति परायणता, और प्लेटो की न्याय की धारणा यही है, नीति परायणता। यानी समाज में हर व्यक्ति जो नैतिक रूप से उचित है, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जो कर्तव्य की भावना पर आधारित है, उनके आधार पर जीवन यापन करे तो न्याय की उपलब्धि हो सकती है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में। इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून का प्रावधान नहीं। सिंपल रूप में व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। न्याय क्या है, इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की गई प्लेटो के द्वारा, और उसी क्रम में रिपब्लिक में सबसे पहले न्याय के विषय में प्राचीन यूनान में जो जो धारणाएं प्रचलित थी, उन सभी धारणाओं को पहले तो उसने रिपब्लिक में उठाया, और वो धारणाएं कैसे गलत हैं इसको भी बताने की कोशिश की, उनका खंडन किया। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्लेटो के जो ग्रंथ हैं वो संवाद शैली में लिखे गए, नाटकीय शैली में लिखे गए, विभिन्न पात्रों के द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते हैं, और उसके ग्रंथ का जो मुख्य पात्र है, नायक है, वो है सुकरात। सुकरात को उसने नायक बनाया है, और सुकरात के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वही प्लेटो के अपने विचार हैं। तो न्याय पर जब वो चर्चा करता है रिपब्लिक में, तो सबसे पहले ये बताता है कि प्राचीन यूनान में कौन सी धारणाएं प्रचलित थी न्याय को लेकर। एक जो पारंपरिक धारणा थी न्याय के विषय में, वो ये थी कि सच बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। पब्लिक में किन पात्रों के द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया, ये धारणा व्यक्त, सिफालस और पोलीमार्कस। सिफालस और पोलीमार्कस क्या कहते हैं कि व्यक्ति अगर सच बोलता है और जीवन में अपना ऋण चुका देता है तो यही न्याय की स्थिति। न्याय इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि व्यक्ति सच बोले और अपना ऋण चुकता करे। प्लेटो कहता है नहीं, यही न्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि हर स्थिति में सच बोलना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। हर स्थिति में सच बोलने के परिणाम घातक हो सकते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि अगर कोई सेना का अधिकारी सच बोलते हुए अपनी सेना के रहस्यों को, अपने देश के रहस्यों को दूसरे देश के सैनिकों के साथ शेयर करे, राजनयिकों को बताए, तो क्या ऐसा सच देश के लिए उपयोगी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब केवल और केवल सच बोलना उपयोगी नहीं होता।
तो ऐसी स्थिति में न्याय को केवल सच बोलने तक सीमित नहीं किया जा सकता। और जहां तक ऋण चुकाने की बात है कि व्यक्ति अपने जीवन में जिनसे भी ऋण लेता है उसको समय पर चुका दे तो न्याय बना रहेगा, समाज में भी और व्यक्तिगत रूप में। प्लेटो इसको भी नहीं मानता। प्लेटो क्या कहता है कि हर परिस्थिति में ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है। एक व्यक्ति जो भूखे मर रहा है, क्या उस पर अपना ऋण चुकाने के लिए दबाव डालना न्यायपूर्ण होगा? आप अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं ऋण के बोझ तले दबकर, ऋण नहीं चुका पा रहे हैं इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति समाज के लिए न्यायपूर्ण है? प्लेटो यही प्रश्न करता है कि हर स्थिति में ऋण चुकाना न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और किसी पर दबाव डालना जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति पर जो सक्षम नहीं है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही, तो उस पर ऋण चुकता करने के लिए दबाव डालना ये कदापि न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा कंसेप्ट था पारंपरिक रूप में जो प्रचलित था, जिसकी अभिव्यक्ति पॉलीमार्कस के द्वारा की गई प्लेटो के रिपब्लिक में, संवाद में, कि मित्र के साथ भलाई करना और शत्रु के साथ बुराई का बर्ताव करना ही न्याय। हम समाज में जब अपने संबंधों का निर्धारण करते हैं, अपने व्यवहार को तय करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और हमारे जो विरोधी हैं उनकी अच्छाई को भी हम नजरअंदाज करते हैं और उनके साथ बुरे बर्ताव पर उतर आते हैं। प्राचीन यूनान में इसको न्यायपूर्ण माना जाता था। तो प्लेटो क्या कहता है कि मित्र के साथ भलाई करना और शत्रु के साथ बुराई करना ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि न्याय सबके हित की बात न्याय के अंतर्गत की जाती है, किसी खास व्यक्ति के मित्र के हित की बात नहीं की जाती। तो न्याय की धारणा ये कहती है कि जो हमारा शत्रु है हम उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करें और मित्र के साथ तो अच्छा करें ही। तो इस तरीके से इन दोनों धारणाओं का खंडन किया गया प्लेटो के द्वारा। अब एक और धारणा जो प्रचलित थी प्राचीन यूनान में, जिसको भी प्लेटो ने नहीं माना है, वो क्रांतिकारी धारणा कहलाती है। और इस धारणा की अभिव्यक्ति प्लेटो के चिंतन में किसके द्वारा की गई है? ट्रेसी मार्कस के द्वारा की गई। ट्रेसी मार्कस क्या कहता है? पात्र है एक ट्रेसी मार्कस, वो क्या कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। यानी जो न्याय व्यवस्था है वो किसके लिए कार्य करती है? शक्तिशाली लोगों के लिए कार्य करती है। यानी जो शक्तिशाली लोग हैं वो राज्य की सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और राज्य की सत्ता का प्रयोग अपने हित को साधने के लिए करते हैं। अपने पावर का इस्तेमाल कमजोर लोगों पर करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो हर कार्य करने को तत्पर रहते हैं। तो अल्टीमेटली न्याय किसके लिए काम करता है? न्याय व्यवस्था किसके लिए काम करती है? शक्तिशाली लोगों के लिए काम करती है। इस बात को भी प्लेटो काटता है, खंडन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। न्याय केवल शक्तिशाली व्यक्ति का हित नहीं है। न्याय व्यवस्था केवल शक्तिशाली लोगों के लिए ही काम नहीं करती, या जो शासक हैं जिनके पास शक्ति है वो केवल शक्तिशाली लोगों के हितों को प्रश्रय नहीं देते।
बल्कि शासन करना तो एक कला है। शासक के हाथ में बेशक सत्ता होती है, लेकिन उस सत्ता का प्रयोग वो सभी के कल्याण के लिए करता है, सभी की भलाई के लिए करता है, या उसे करना चाहिए। तो ये कहना कि न्याय व्यवस्था केवल शक्तिशाली लोगों का हित साधती है, ये भी उचित नहीं। अब इसी धारणा में जो तीसरी धारणा प्रतिपादित की गई प्राचीन यूनान की, जो प्लेटो के रिपब्लिक में दिखाई देती है, वो है व्यवहारवादी धारणा या व्यवहारवादी सिद्धांत, जो ग्लॉकन नामक पात्र के द्वारा व्यक्त की गई। ग्लॉकन क्या कहता है, यानी यूनान में एक तीसरी धारणा जो न्याय के विषय में प्रचलित थी, वो क्या थी? वो ये कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, बनाई हुई चीज है, आवश्यकता जनित है। न्याय व्यवस्था का निर्माण क्यों किया गया? ग्लॉकन कहता है, कमजोर लोगों के हितों की रक्षा की। क्योंकि शुरू में जब इस धरती पर लोगों का अवतरण हुआ, समाज बना, विकसित हुआ, लोगों के बीच आपसी संघर्ष बढ़े, तो उस संघर्ष में क्या देखा गया कि जो शक्तिशाली है वो तो अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा कर ले रहा है, हितों की रक्षा कर ले रहा है, लेकिन जो कमजोर है वो दबाया जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है। लिहाजा कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए न्याय व्यवस्था की रचना की गई। शासक ने जो शक्ति ली, जो सत्ता प्राप्त की, उसमें एक समझौता हुआ कि उसके द्वारा लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, लोगों के जीवन की रक्षा की जाएगी। आपने सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें यही बात कही गई कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से। अगर आप भारतीय धर्म ग्रंथों में देखें तो वहां भी इस बात का उल्लेख मिलता है, मत्स्य न्याय की धारणा मिलती है मनुस्मृति में, जिसमें क्या कहा गया कि शुरुआती दौर में मत्स्य न्याय प्रचलित था। मछली का न्याय क्या होता है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समाज में जो शक्तिशाली लोग थे वो कमजोर लोगों को दबाते थे, अपने अधीन बनाते थे, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाते थे। उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रताओं का कोई मतलब नहीं। तो इस व्यवस्था से परेशान होकर लोग क्या करते हैं, एक समझौते के माध्यम से शासक की रचना करते हैं, सत्ता की रचना करते हैं, राज्य की रचना करते हैं, जिसमें ये तय होता है कि शासक के द्वारा कमजोर लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। यहीं से न्याय व्यवस्था का जन्म होता है। तो ग्लॉकन ये कहता है कि न्याय व्यवस्था का उदय कृत्रिम ढंग से हुआ, समझौते के माध्यम से हुआ, क्योंकि लोग परेशान थे, शुरू में अन्याय से परेशान थे। लेकिन प्लेटो इस धारणा को भी नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, न्याय ऐसे भी नहीं बना, और न्याय केवल कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बना। न्याय का पर्पस तो समाज के सभी लोगों के हितों की रक्षा करना होता है, केवल कमजोर या केवल शक्तिशाली लोगों के हितों की रक्षा करना नहीं। और दूसरी बात जो प्लेटो के द्वारा की गई वो ये कि न्याय एक कृत्रिम चीज नहीं है, बल्कि न्याय व्यक्ति और राज्य का स्वाभाविक सद्गुण है। न्याय की उत्पत्ति व्यक्ति की आत्मा से होती है। कैसे होती है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। तो इन तीनों धारणाओं का खंडन किया गया प्लेटो के द्वारा अपने ग्रंथ रिपब्लिक। अब आगे देखेंगे कि न्याय क्या है, उसको किस रूप में व्याख्यायित किया गया प्लेटो के